तो 5:52 हो चुका है, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। कल से अपनी क्लास 6 बजे से होगी। मैं शेड्यूल भेज दूंगा ग्रुप में, आपको लिंक भी भेज दूंगा, नया लिंक, ठीक है। और अष्टांग की क्लास 5 से 6 और ये 6 से 7, ठीक है, ताकि अपना कोर्स भी अच्छे से कवर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। देखो, अपन ने पिछली क्लास में क्या किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, द्रव विज्ञान ये स्टार्ट किया था। तो ये सिलेबस के अनुसार मैंने पॉइंट समझा दिए थे आपको, फिर द्रव के बारे में बता दिया था पूरा। अपन ने इसके क्लासिफिकेशन कर लिया था। क्लासिफिकेशन करने के बाद में द्रवों के अन्य भेद भी कर लिए थे, और कार्य द्रवों की उत्पत्ति, क्योंकि कारण द्रव्य और कार्य द्रव, कारण द्रव्य थे 9 और कार्य द्रव थे सचेतन और अचेतन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। और मैंने आपको बोला था कि पंच महाभूत, यहाँ से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करूँ मैं कुछ पहले, उससे पहले कुछ आंसर मैं आपको समझा दूँ या फिर आप मुझे बता दो, ठीक है, एक ही बात है, कोई भी बताओ कि नित्य और अनित्य क्या है, ठीक है। कौन बताएगा मुझे अच्छे से कि नित्य क्या होता है और अनित्य क्या होता है? सर, नित्य वो जो हमेशा होगा और कभी खत्म नहीं होगा, ओके और अनित्य जो कि खत्म हो सकता है। ओके, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जितने भी कारण द्रव्य हैं, 9 के 9 कारण द्रव्य क्या हैं? नित्य हैं, ठीक है। आपने ये बात देखा कि कभी वो खत्म नहीं होते। आपने वो पंच महाभूत देखे थे वहाँ पे, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, वो कार्य रूप से अनित्य थे। कार्य रूप से थे तो अनित्य, लेकिन वो कार्य रूप से अनित्य थे, ठीक है। उसका जो ग्रुप में अपन ने डिस्कशन कर लिया था, एक लड़की थी यशस्वी शायद, उसने आंसर अच्छे से समझा दिया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ अब इसका अपवाद मिलने वाला है, इसलिए मैं आपसे समझा रहा हूँ। यहाँ पे है ना, आप जितना भी आपने लॉजिक लगाया था ना, अब वो सब खत्म हो जाएगा एक लाइन के लिए, बस इसी जगह पे। वो सब जगह सही रहेगा, लेकिन इस जगह पे जाके वो थोड़ा सा आपको उस चीज़ को मतलब नकारना पड़ेगा, उसको मना करना पड़ेगा कि यार ये क्या हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। पंच महाभूत, ठीक है। भू सत्याम प्लस कत प्रत्यय, यहाँ पे देखो, भू सत्याम प्लस कत प्रत्यय बराबर भूत। भूत यानी क्या होता है? भूत का अर्थ होता है जिसकी सत्ता हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जिसकी सत्ता हो। इसके दूसरा अर्थ है जो अस्तित्व में हो, मतलब जो रियलिटी में हो, ठीक है, जो विद्यमान हो। एक ही बात हो, जिसकी सत्ता हो, जो जिसका अस्तित्व हो, जो विद्यमान हो। अब यहाँ पे भू धातु है, मतलब भू सत्याम धातु है, कत प्रत्यय, इससे बना भूत। अभी हम पंच महाभूत की बात नहीं कर रहे, ओनली भूत की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो भूत की बात कर रहे हैं, ये हेडिंग तो पंच महाभूत की, लेकिन बात चल रही है अभी भूत की, ठीक है। तो भूत, देखो यहाँ भी भूत ही लिखा हुआ है, पंच महाभूत नहीं लिखा। तो भूत सूक्ष्म व इंद्रियार्थ है, मतलब सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म है। पांचों भूत सूक्ष्म है, मतलब बिल्कुल सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते, महसूस नहीं किए जाते, बस हैं। ये बात मानो कि ये हैं। वह इंद्रियार्थ है, मतलब इंद्रियों में समाहित है। जैसे कि एक शब्द, अब भूत का मीनिंग यहाँ से आप समझ लो थोड़ी देर के लिए। भूत यानी पंच तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन मात्राओं को यहाँ पे भूत बोला गया है, ठीक है। तो ये इंद्रियार्थ है। शब्द कौन सी? क्योंकि कानों में। रस कौन सी? जिव्या में। शब्द रस। रूप, रूप किसमें? आंखों में। गंध किसमें? नासिका में। शब्द स्पर्श रूप, स्पर्श क्या? त्वचा में। अपन ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम किया था, तब पंच तन मात्राएं आपने स्टडी की थी ना, अपने जब पहला चैप्टर किया था। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बड़े आराम से समझना कि भूत से सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्म है। वह इंद्रियार्थ अतीत है, मतलब इंद्रियों में समाहित है। मतलब कौन है ये? पंच तन मात्रा ही भूत हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ही भूत हैं। ये इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। ये कौन बोलते हैं? आचार्य चरक बोलते हैं। अब अगली लाइन देखो, पंचभूत किसी से उत्पन्न नहीं होते। देखो, अभी भी पंच महाभूत नहीं बोला, अभी भी ये पंचभूत ही बोला है कि पंचभूत किसी से उत्पन्न नहीं होते, अपूति पंच महाभूतों की उत्पत्ति का कारण होते हैं, ठीक है। कारण बोल दो या अपादान बोल दो या सहायक बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति में कारण होते हैं।
आपने देखा होगा सृष्टि उत्पत्ति क्रम में कि पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, यस या नो? शब्द यस सर। तन्मात्रा से आकाश महाभूत, ठीक है, स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत, रूप तन्मात्रा से अग्नि महाभूत, ठीक है। अग्नि। ये आपने सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ाया था मैंने पहले चैप्टर में, आपने देखा होगा ना? सही बोल रहा हूँ मैं? तो ये यस बोलता है कि सर। यस पंचभूत सर। किसी से उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि आपने बताया कि वो बताया था कि सत्व रज तम 3 गुण मिलते हैं, तो रज और तम से ये इकट्ठा करके पंच तन्मात्राएं बनती हैं। तो ये बोलता है कि पंचभूत किसी से उत्पन्न नहीं होते, मतलब पंच तन्मात्राएं किसी से उत्पन्न नहीं होती, अपुति पंच महाभूत की उत्पत्ति में कारण होते हैं या सहायक होते हैं। अब अपन ने देखो जो पढ़ा था कि कारण द्रव्य 9 जिसमें पंच महाभूत भी थे, ठीक है, वो उनको नित्य बोला था। अब थोड़ी देर के लिए देखो आपकी सारी रूपरेखाएं बदल गई, क्योंकि ये भी किसी से उत्पन्न हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न हो रहे हैं। तो अतः पंचभूत नित्य व कारण द्रव्य, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे कि अतः पंचभूत नित्य व कारण द्रव्य, यहाँ पे आएगा कारण द्रव्य, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने बताया था जब लास्ट क्लास हुई थी। तो इस बार मैं क्या, अब इसको मैं चेंज कर दूंगा, अभी इस पेज को फाड़ के नई पीडीएफ बना दूंगा। मैं कॉपी रखी हुई है मेरे पास, हार्ड कॉपी। और पंच महाभूत कार्य द्रव्य, अब देखो पूरी रूपरेखा चेंज हो गई ना, क्योंकि कार्य द्रव्य क्या है? जिनकी उत्पत्ति कारण द्रव्य से होती है वो कार्य द्रव्य कहलाते हैं। अपन ने देखा ना यहाँ पे, ये कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति, आकाश आदि कारण द्रव्य सभी चेतन अचेतन द्रव्य उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो ये चीज तो सही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सब उल्टा सुल्टा हो गया, क्योंकि सब मिक्स में हो गया। मिक्स में क्या, एक तरह से जो अपन ने पढ़ा था ना सब जुटला गया, एकदम से सब गलत सिद्ध हो गया। क्योंकि पंच महाभूत भी किसी से उत्पन्न हो रहे हैं, किससे? पंचभूत से। पंचभूत से मतलब पंच तन्मात्राएं से। तो अतः पंचभूत, अतः यानी पंच तन्मात्राएं नित्य वह, क्योंकि ये किसी से उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि ये नित्य है। और ये क्या है? कारण द्रव्य है। किसके लिए कारण द्रव्य है? पंच महाभूतों के लिए कारण द्रव्य। बस इतना से ध्यान रखना, जो मैंने अभी बोला ना कि ये किसके लिए कारण द्रव्य है? ओनली पंच महाभूतों के लिए कारण द्रव्य, बाकी किसी के लिए नहीं है। क्योंकि ये अपना काम किया, पंच महाभूत उत्पन्न किए, ये पंच महाभूत में विलीन हो गई, बाकी काम फिर पंच महाभूत संभालेंगे। तो यहाँ पे ये बोल दिया पहले ही कि ये भूत सूक्ष्म और इंद्रियार्थ है, बस इंद्रियों के साथ है, और इनका काम है क्या? पंच महाभूत की उत्पत्ति करना, बाकी इनका कोई काम नहीं है। बस इस परिदेश में मतलब इन तीन लाइनों के लिए यह तय पंचभूत नित्य व कारण द्रव्य है और पंच महाभूत कार्य द्रव्य है। बस इस 3 लाइनों के लिए थोड़ी सी आपकी जो थ्योरी है, जो आपकी फंडामेंटल है, वो थोड़े से आपको अपने हिसाब से बस थोड़ा सा क्या एक तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। क्योंकि आपने जो परिभाषा है नित्य और अनित्य की, कारण द्रव्य की और कार्य द्रव्य की, उसके अनुसार यहाँ पे इन पंच महाभूतों की सिद्धि हो रही है। भाई ये नित्य और ये कारण द्रव्य है और ये कार्य द्रव्य हो गया। क्योंकि कार्य द्रव्य किसको बोलते हैं? जिनकी उत्पत्ति कारण द्रव्य से होती है वो कार्य द्रव्य कहलाते हैं। अतः यहाँ के लिए पंच महाभूत कार्य द्रव्य हैं। यहाँ पे कार्य आएगा, ठीक है, मैंने फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे कार्य द्रव्य है और यहाँ पे कारण, मतलब यहाँ पे क्रॉस मार देना, एरो मार के कि भाई ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। बस अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हेलो बच्चों। नो सर। हाँ यस सर। तो दोबारा से समझा दिया, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, देखो ना सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ आपको। कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, बस जो पंच महाभूत हैं वो पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को पंचभूत बोलते हैं, पंच तन्मात्राओं को। इसलिए जो पंच महाभूत हैं, पंच तन्मात्राएं, वो नित्य और कारण द्रव्य है और पंच महाभूत कार्य द्रव्य। बस इस के लिए, अपनी उत्पत्ति के लिए, उसने अपना नाम चेंज कर दिया, कारण से वो कार्य बन गया, बस इतना सा नाम चेंज कर दिया, बाकी सब वो खुद उत्पन्न हो गया। उसके बाद में जो पंचभूत थे, पंच तन्मात्राएं, उसको अपने अंदर समाहित कर लिया, बाकी काम फिर खुद के नाम से करने लग गया। ठीक है, अब तू खत्म, मैं पैदा हो गया, मैं संभालूंगा सारे काम, बस इतना सा। तो अपन ने जो अब तक स्टडी किया था, यहाँ से स्टडी किया था पंच महाभूत बनने के बाद में, कि भाई पंच महाभूत बाकी सब चीज़ों को बनाते हैं ये, लेकिन पंच महाभूत भी तो किसी से बने थे। वहाँ तक की स्टोरी, अभी कभी मूवी देखी है ना आपने, कि चलो बैक में चलते हैं, पीछे क्या हुआ,
वो बाद में पता चलता है। तो ये पीछे की स्टोरी है कि पंच महाभूत कैसे बने, ये पीछे की स्टोरी है। पीछे की स्टोरी में राज खुला कि एक्चुअली में ये थे ना जो पंचभूत या तन्मात्राएं थी, वो एक्चुअली में कारण द्रव्य थी, लेकिन इसने टेक ओवर कर लिया, इसने इसकी सत्ता संभाल ली, इसने सारा शासन इसको ले लिया और पंच महाभूत कारण द्रव्य बन गए। बस इतना सा समझने की बात थी, कुछ ज़्यादा वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अब सत्ता में कौन है, पंच महाभूत, क्योंकि जिसकी सत्ता हो, अब पंच महाभूत की सत्ता है तो इसी की बातें होंगी। तो इस बात को अपन भुला देते हैं। इस समझने के लिए यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। जब इतिहास खोलते हैं तो एक बात तो लाइन आती है कि हाँ ऐसा ऐसा था रियलिटी में, लेकिन अब सत्ता किसकी है, पंच महाभूत की, तो पंच महाभूत ही पढ़ेंगे, पंच महाभूत के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। ये बात थी, कुछ नहीं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये 2 लाइनों का इतना सा अंतर, बस एक अंतर थोड़ा सा एक अशुद्ध था, इसको मैंने समझा दिया कि नित्य व कारण द्रव्य और ये कार्य द्रव्य। अब देखो यहाँ पे पंच महाभूत, अब यहाँ पे स्टडी करेंगे ना आकाश, तो ये सब कारण द्रव्य पढ़ा पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बस ये उत्पत्ति के हिसाब से अपन ने थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बताया कि इनकी रियलिटी एक्चुअली में क्या थी, इनकी रियलिटी वास्तविकता क्या थी, वो मैंने बताया आपको। अब पंचभूत में स्थूलत्व मतलब भौतिकत्व मिल गया, मतलब एक रूप मिल गया, एक आकार मिल गया, रूप मिल गया, अग्नि मिल गया, ठीक है, रस मिल गया, जो भी उनके गुण थे महाभूत वाले, एकदम इंद्रियों वाले, वो मिले, वो पंच महाभूत उत्पन्न हो गए। सिंपल सी बात है। आकाश से मतलब शब्द से आकाश महाभूत, रूप से अग्नि महाभूत, स्पर्श से वायु महाभूत, मतलब भौतिकत्व, भौतिकत्व मतलब भौतिक गुण। अब रूप जैसे शब्द है, सुनने का हो गया, ठीक है, रूप से क्या हो गया, अग्नि का हो गया, त्वचा से क्या हो गया, स्पर्श का हो गया, तो ये मतलब भौतिक गुण ही तो है एक तरीके से, वो जुड़े, पंच महाभूत उत्पन्न हो गए। पंच महाभूत जैसे उत्पन्न हुए, बाकी सारी सत्ता खत्म और ये अपने अधिकार में आ गए, इन्होंने सब कुछ टेक ओवर कर लिया। फिर इन्हीं को अपन ने कारण द्रव्य बोल दिया। इन्होंने ही अन्य महाभूतों की, अन्य द्रव्यों की, चेतन हो या अचेतन हो, उनकी उत्पत्ति की, इसलिए इनको कारण द्रव्य बोलते हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए ये कार्य द्रव्य हैं, बाकी सबके लिए ये कारण द्रव्य हैं, ये बात ध्यान रखना। इनकी खुद की उत्पत्ति के लिए ये कार्य द्रव्य हैं, बाकी सबके लिए, चेतन और अचेतन मतलब सजीव और निर्जीव के लिए ये कारण द्रव्य है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये लाइन। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब भी समझ नहीं आया ना बच्चा, तो ना एक बार वीडियो देख लेना दोबारा, सर आ गया सर। ठीक है ना। सर आ गया समझ। अब देखते हैं आकाश निरूपण। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी बात है, लेकिन अब इसको हजम करनी पड़ेगी, मैंने पहले बता दिया था। और ये ना बहुत सी बुकों में दे ही नहीं रखा। जैसे कि मेरे पास 4 बुक हैं इस समय पदार्थ विज्ञान की, ठीक है, एक तो प्रबोध येरावर की है, एक हीरालाल की है, एक ताराचंद की है। क्योंकि मैं एक बुक से नहीं पढ़ता, किसी को पढ़ाने के लिए कम से कम 4 से 5 बुक को पहले अध्ययन करना पड़ता है, और मैं इस समय कम से कम 4 से 5 बुक आपको पढ़ाने से पहले अध्ययन करके बैठा हुआ होता हूँ, तब आपको कुछ बताता हूँ मैं उसके लिए। तो इस समय मेरे पास देखो ताराचंद की भी है, ये प्रबोध की भी है, एक जायसवाल नाम के भी है, हीरालाल की भी है, मतलब 4-5 बुक हैं मेरे पास। और जब क्लास लेता हूँ उससे पहले मैं इन सब में रीडिंग लगाता हूँ कि आज ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इनमें क्या बोला गया है, और जो सबसे सरल लगता है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ ये बच्चा ये समझ जाएगा, ये एग्जाम्पल देंगे तो अब करते हैं आकाश निरूपण, मतलब आकाश महाभूत की बात करते हैं। वैसे ही थका हुआ हूँ मैं आज, तो करते हैं, लेकिन स्टार्ट आकाश महाभूत तो करेंगे। भूत आदि के सृष्टि क्रम में सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा की सहायता से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। कि भूत आदि के सृष्टि क्रम में, अपन ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम इसीलिए मैंने कराया था, सिलेबस में नहीं था, फिर भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम में सब तन्मात्रा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है सबसे पहले। भूत आदि के सृष्टि क्रम में मतलब जो भूत उत्पन्न हुए उनके सृष्टि क्रम में सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा की सहायता से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है, अपन पहले समझ चुके हैं इस चीज़ को। व्युत्पत्ति, आ प्लस का श्रय दिप्तो यानी धातु, ये इसका आ उपसर्ग है, इसमें का श्रय दिप्तो यानी धातु है ये। अब इसका क्या मीनिंग है कि उस या इस आत्मा में आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई। कहने का मतलब समझो कि आ प्लस का श्रय दिप्तम धातु, इसका मीनिंग क्या है, आत्मा से। अब आत्मा किसी ने देखी थोड़ी है, अब खालिस्तान को भी किसी ने नहीं देखा, खालिस्तान दिख थोड़ी रहा है आपको। अब आगे हाथ घुमाओ, ये खालिस्तान, आप बोलोगे खालिस्तान है, नहीं है, इसमें वायु भरी हुई है। अगर खालिस्तान नहीं होता तो वायु के लिए जगह मिलती नहीं मिलती, तो मतलब हर चीज में खालिस्तान है। तो कहने का मतलब है कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। इस जो व्युत्पत्ति है ना, आ प्लस का प्लस श्रेय दिप्तो धातु, इसका मीनिंग है
कि भाई आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। ये बात इसमें नहीं लिखी हुई क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, बस आपको इतना लिख दोगे तो भी काफ़ी है। तो आप लिख सकते हो साथ में कि भाई आप लग का दीप्तो बराबर आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। अब निरुक्ति देखो, जिसमें समवाय संबंध से शब्द गुणों वह आकाश है, वह एक व्यापक और नित्य है। कहने का मतलब ये है कि जिसमें समवाय संबंध। अब समवाय संबंध क्या है, कौन बताएगा बच्चा? समवाय संबंध समवाय संबंध समझते हो आप क्या है? इनसेपरेबल, मतलब सर अनब्रेकेबल। हाँ, अनब्रेकेबल, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे कि मानव है, मानव से मानवता को अलग नहीं किया जा सकता। अग्नि से क्या है? आग, मतलब जो उष्णता, अग्नि से उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जिसको आप अलग कर ही नहीं सकते, चाहे आप हजारों प्रयास कर लो, चाहे लाखों कर लो, चाहे अरबों कर लो, आप कितनी ही तकनीकें अपना लो, वो अलग नहीं होगा। वो उसी का ही पार्ट है। अगर उसको निकाल लिया वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो मतलब दोनों जुड़े हुए हैं एक तरीके से, उसको अलग नहीं कर सकता। अगर उसको अलग करने की कोशिश करोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, वो द्रव्य नष्ट हो जाएगा। तो ये बोलता है कि जिसमें समवाय संबंध से शब्द गुण हो, मतलब जो सुनने का काम हो, मतलब खाली स्थान होता है तभी तो सुन पाते हैं। आप उस तरंग को पार होने के लिए अपन को खाली स्थान चाहिए। अपनी दीवार से आवाज़ कम क्यों हो जाती है? क्योंकि दीवार के बीच में ऑब्स्ट्रिक्शन है, अपनी दीवार ऑब्स्ट्रिक्शन है, क्योंकि जो छिद्र हैं, अब जैसे पत्थर है, रोड़ी है, कंकड़ है, अब उनमें भी बारीक बारीक छिद्र है, उसकी वजह से अपने को पास आवाज़ आती है। अगर ये पूर्णतः बंद हो जाए, मतलब एकदम निर्वात वाला स्टेशन पे आ जाए, बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल आकाश ना हो, मतलब खालिस्तान हो, तो आवाज़ पार ही नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है, जिसमें समवाय संबंध से शब्द गुण हो वह आकाश है, वह एक व्यापक और नित्य है। व्यापक यानी सर्वत्र है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आकाश ना हो। चाहे आपका पेन हो, चाहे वो किताब हो, चाहे आपकी बॉडी हो, चाहे वो कितना ही सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो। अब आप बोलोगे मेरे पास तो एक ठोस है, ठोस वस्तु है, लोहे का एक ठोस गोला है, तो वो भी तो किसी न किसी चीज़ से बना है, वो भी तो पंच महाभूत से बना है। उसमें पृथ्वी महाभूत है, पृथ्वी महाभूत है तो उसको जोड़ने के लिए, जो कणों को जोड़ने के लिए भी आकाश महाभूत की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि वह एक व्यापक सर्वत्र है, संसार की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आकाश महाभूत ना हो, और यह नित्य है। ठीक है, नित्य यानी अन्य को उत्पन्न करने वाला, कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करने वाला, सजीव और निर्जीव दोनों को उत्पन्न करने वाला है, और ये सर्वत्र है, व्यापक है। क्लियर बात? निरुक्ति समझ में आई बच्चों? यस सर। ओके, अब देखो, निष्क्रमण में प्रवेश आकाश की विद्यमानता का स्पष्ट लक्षण है। ये किसने बोला? वैशेषिक दर्शन ने बोला। आगे देखो, यहाँ पे वैशेषिक दर्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे लक्षण है, मतलब ठीक है। तो लक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये लाल पेन से लिखा हुआ। अगला देखो, व्युत्पत्ति हो गई, निरुक्ति हो गई, अपन करते हैं लक्षण आकाश महाभूत के। तो लक्षण में पहला सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? निष्क्रमण में प्रवेश आकाश की विद्यमानता का स्पष्ट लक्षण है। कौन बोलते हैं ये? वैशेषिक दर्शन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर वैशेषिक दर्शन में तो आपने हमको ये पढ़ाया नहीं। वैशेषिक दर्शन छोटा मोटा नहीं है। मैं कल अभी बुक की दुकान पे गया था, आपने मेरा स्टेटस देखा होगा शायद, वहाँ पे एक एक दर्शन की कम से कम बड़े बड़े ग्रंथ हैं, एक एक दर्शन के। अपन ने तो बस उनके 3 लाइनें पढ़ी हैं, बस एक पेज की 3 लाइनें पढ़ी। तो क्या बोलता है? निष्क्रमणम प्रवेशनम मिथ्याकाशम लिंगम, ये मतलब ऐसे दर्शन बोलता है। इसका एक श्लोक है, श्लोक कोई मतलब नहीं याद करने का, लेकिन इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको। निष्क्रमण व प्रवेश क्या होता है? अगर मान लो निष्क्रमण में प्रवेश, अपन कहीं जाना है, मकान से अपन गेट खोल के अपन अंदर जाओगे, रूम में जाओगे, खाली स्थान होगा तो ही तो आप जा पाओगे, ठीक है? नहीं तो मान लो वहाँ पे बिल्कुल ठोस है, भरा हुआ है, आप अंदर प्रवेश कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। कहीं आपको घूमना फिरना है, खाली स्थान होगा तो ही तो आप घूम फिर पाओगे। तो ये बोलता है निष्क्रमण में प्रवेश, मतलब आपको कहीं आना है, मतलब कहीं चीज़ को निकालना है, उस चीज़ से मतलब दूसरी जगह से बाहर निकालनी है या उसको प्रवेश करानी है, तो वहाँ पे खाली स्थान होना जरूरी है। अगर वो आ गई और चली गई तो वहाँ पे आकाश है, मतलब खाली स्थान है। तो क्या है? विद्यमानता का स्पष्ट लक्षण है। अगर आपने किसी चीज़ को वहाँ से निकाल ली और या फिर प्रवेश करा दी, कहने का मतलब है कि वहाँ पे आकाश उपलब्ध है। तो ये स्पष्ट लक्षण है। किसने बोला? ये वैशेषिक दर्शन ने बोला।
इंपॉर्टेंट है पीजी के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे लाल पेन से लिखा हुआ है। शब्द गुण बहुलता से उपस्थित। अब शब्द गुण की तो बात नहीं, मतलब क्या बात करें, तो है ही नहीं। इसमें पहले लिख दिया कि भाई निरुक्ति में लिख दिया जिसमें समवाय संबंध से शब्द गुण हो। अब शब्द गुण बार बार आ रहा है, एक शब्द गुण शब्द गुण शब्द गुण। क्या है शब्द गुण, मुझे बताओ पहले, नहीं तो कोई बच्चा मुझसे पूछेगा भी नहीं कि क्या इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। बताओ शब्द क्या है, शब्द गुण क्या है, कौन सर बताएगा? इंद्रियों का विषय। हाँ सर इंद्रियों का विषय। करेक्ट, इंद्रियों का विषय। तो क्या है ये, श्रोत्रेंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण को शब्द गुण कहते हैं। मतलब श्रोत्रिय कौन है, कान द्वारा ग्राह्य, मतलब एक तरह जो सुनते हैं ना वही शब्द गुण है। तो ये किसकी वजह से होता है, आकाश महाभूत की वजह से। मतलब श्रोत्रेंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण को शब्द गुण कहते हैं। समझ में आई क्लियर ये बात? ठीक है, ये चीजें समझने की है बार बार। मतलब अब समझ में आ गया भाई शब्द गुण क्या हो गया, कि भाई श्रोत्रेंद्रियां मतलब कान के द्वारा जो सुनना जाता है ना, कान तो एक अधिष्ठान है, इसके अंदर जो इंद्रिय रहती है ना श्रोत्रेंद्रिया, जिसकी माध्यम से सुनते हैं। कान तो एक अधिष्ठान हो गया, आंख एक अधिष्ठान है, नाक एक अधिष्ठान है, ये इंद्रियां नहीं है, इनमें इंद्रियां निवास करती हैं। जैसे कान में श्रोतेंद्रियां, ठीक है, आंख में चक्षु इंद्रियां, जिव्या में रसेंद्रिया, इसके अंदर निवास करती है वो इंद्री। ये तो अधिष्ठान है, मतलब घर है इनका। अपन बोलते हैं ना कान, ये तो घर है। बहुत सारी चीज़ें अगर है ना डिटेल में बात करें ना अपन, है ना, तो मैं ना पढ़ा पाऊँ ना आप समझ पाओ। अपन समझने के लिए सीधा कान बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब बात करते हैं ना भाई कौन सी श्रोतेंद्रिय, अब श्रोतेंद्रिय बोल दिया, कान बोल दिया मैंने, ये तो अधिष्ठान है, ये तो घर है, इसके अंदर रहने वाली इंद्रिया। मैंने आँख बोल दी, ये तो घर है, चक्षु इंद्रिया होनी चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए मुझे बार बार। लेकिन अपन ये सारी चीज़ इग्नोर करके मोटा मोटी में समझते हैं। ठीक है, तो कोई भी बात जब समझ नहीं है तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है, तो उसकी मैं आपको तह तक पहुँचाऊँगा। सत्व बहुलात्मक आकार मतलब सत्व गुणयुक्त, मतलब श्रेष्ठ होता है, इसमें कोई विकार नहीं होता एकदम। सत्व तो जानते हो, सत्व रजतम 3 गुण होते हैं। सत्व यानी श्रेष्ठ, अति उत्तम, सबसे ऊंचा, मतलब उसमें श्रेष्ठ, हितकारी। अगर ये गुण किसी व्यक्ति में है, मतलब बोलते हैं ना आकाश महाभूत वाला कोई व्यक्ति है, उसमें आकाश महाभूत की ज़्यादा है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, मतलब एक तरीके से हितकारी रहेगा, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, सबके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो सत्व बहुलात्मा आकाश मतलब सप्त महाभूत, इसमें वो सत्व गुण इसमें अधिकता से पाया जाता है। कौन से महाभूत में, आकाश महाभूत में। भावात्मक भाव पदार्थ कौन कौन से, प्रकाश, विद्युत, चमकीतरों के बहने के कारण। अब देखो इसमें आया भावात्मक, इंपॉर्टेंट है भावात्मक। इसका मीनिंग क्या है, प्रकाश, विद्युत, वैद्युत के तरंगों के बहन के कारण। इसको भाव पदार्थ में एक तरीके से इंक्लूड किया जाता है। अगर मान लो कि जैसे कि कोई द्रव्य है उसमें आकाश है, तो भाव पदार्थ आपने पढ़े ही अच्छा है, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय। तो द्रव्य है चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, तो मतलब भाव पदार्थ में इंक्लूड होता है। कैसे, प्रकाश, वैद्युत, चुंबकीय तरंगों के वहन के कारण। अब प्रकाश गति है, ठीक है, खाली स्थान में बहती है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और चुंबकीय तरंगों के वहन के कारण में काम देती है एक तरीके से। इसको आप समझो, कैसे समझोगे आप इसको, प्रकाश विद्युत भाव पदार्थ, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग, कौन सा एग्जाम्पल दूँ इसको, ये जो आपको समझ में आ जाए। कहने का मतलब है अगर खाली स्थान है, इनको बहने के लिए जगह है, तो ये बह पाएंगी, नहीं तो ये नहीं बह पाती। कहने का मतलब इसमें जो गति होती है ना आकाश की वजह से होती है, आकाश महाभूत की वजह से होती है। ठीक है, अति सूक्ष्म पदार्थ, आपने देखा है क्या आकाश को, तो होगा ना अति सूक्ष्म पदार्थ। सभी भूतों का आश्रय, क्योंकि आकाश महाभूत पहले सबसे पहले उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद में जितने भी महाभूत उत्पन्न हुए, इन्होंने आकाश महाभूत की जगह कोई अधिष्ठान किया है। खाली स्थान में ही कोई चीज़ उत्पन्न हो सकती है, कोई भरी हुई जगह में कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि नया महाभूत आकाश के बाद में आया वायु महाभूत, तो आकाश महाभूत प्लस वायु महाभूत, दोनों महाभूत मिलकर वायु महाभूत बने। आकाश महाभूत का उसमें परसेंटेज कम था, मतलब 25% मान लो, बाकी 75% वायु महाभूत का था। आकाश के बिना वायु महाभूत की कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरीके से फिर अग्नि आएगी तीसरे नंबर पे, तो अग्नि महाभूत जब उत्पन्न होगा तो उसमें दोनों महाभूत की साझेदारी रहेगी, आकाश की
और वायु की, फिर अग्नि महाभूत बनेगा। ठीक है, अग्नि महाभूत के बाद बनेगा जल, तो जल में कौन सा आएगा, अग्नि, आकाश और वायु, तीनों महाभूत से जल बनेगा। वो अभी सीख लेंगे धीरे धीरे अपन, घबराने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब सभी भूतों का आश्रय, कि सभी भूतों में आकाश महाभूत पाया ही जाता है। गुण इसके 6 हैं, शब्द, संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग। गुण वाला अगला चैप्टर आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके 6 गुण हैं, तो सब तो आप जानेंगे कि श्रोतेंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण को शब्द कहते हैं। संख्या क्या है, आकाश महाभूत की संख्या कितनी है, 1 है, संख्या में 1 ही तो है आकाश महाभूत, कोई हजारों थोड़ी है। चाहे खाली स्थान आप यहाँ पे देख लो रूम में, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने चल जाओ, भाई खाली स्थान तो खाली स्थान है, मतलब संख्या में 1 है ये। ठीक है, तीसरा क्या है, परिणाम। आकाश का महत्व परिणाम है, इसमें बुक में लिखा हुआ है क्योंकि वह विभू होता है, मतलब सूक्ष्म होता है। महत्व क्योंकि क्या है इसका परिणाम, क्या है मतलब एक तरीके से ना, क्या है इसका मैनेजमेंट, एक तरीके से रिजल्ट क्या है, कि ये महत्व मतलब महान है, इतना महान है क्योंकि ये सूक्ष्म, एक तरीके से इसकी कोई गणना नहीं कर सकता कि इतना। आप आकाश को माप सकते हो क्या, नाप सकते हो क्या, नहीं नाप सकते, तो ये सूक्ष्म है, तो ये परिणाम। पृथक्त्व क्या है, पृथक्त्व क्या करता है कि भाई आकाश जितने भी 9 कारण हैं, 9 कारण द्रव्य कौन कौन से, काल, दिशा, चेतना, आत्मा, मन और पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 9 कारण द्रव्य थे। उनमें से आकाश एक अलग है, मिलता थोड़ी है किसी से, कोई समानता थोड़ी रखता है, तो ये बोलता है कि पृथक्त्व। जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, और जब समझ में नहीं आया, भूल जाए, तो वीडियो है, वीडियो देख लेना। पृथक्त्व का मीनिंग होता है कि जो अन्य 8 कारण है उनमें अलग है ये, मतलब अलग है, पृथक, भिन्न है ये, कि इसकी एक अलग पहचान है। ऐसा नहीं कि भाई ये पृथ्वी और आकाश एक ही है, नहीं, पृथ्वी के अपने गुण हैं, आकाश के अपने गुण हैं, तो ये पृथक तो है सबसे। और संयोग और विभाग, 2 वर्ड आए, संयोग और विभाग। कहने का मतलब है जब 2 चीज़ें जुड़ती हैं, ठीक है, और या फिर 2 चीज़ अलग होती हैं, तो एक शब्द की उत्पत्ति होती है, मतलब आकाश की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब आकाश का अन्य द्रव्य से संयोग या फिर अन्य द्रव्य से वियोग, मतलब एक द्रव्य उसको वियोग कर रहे हो, मतलब अलग कर रहे हो। ठीक है, जो शब्द उत्पन्न होता है वो होता है शब्द की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसमें 2 गुण पाए जाते हैं, संयोग और वियोग। अब जैसे कि 2 प्रेमी जोड़े मिले, ठीक है, एक तरीके से खुशी वाली आवाज़ उत्पन्न होगी, ठीक है। 2 प्रेमी जोड़े बिछड़े, वियोग वाली, दुख वाली आवाज़ पैदा होगी। लेकिन ये एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आकाश का अन्य द्रव्यों के साथ संयोग और विभाग होने पर जो शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, वो एक गुण है संयोग और विभाग। अब देखो आगे देखो, सृष्टि के अंत में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में बार बार कॉल आ रहा है कोई जूनियर का, कोई बात नहीं, आते रहते हैं। सृष्टि के अंत में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में तथा वायु आकाश में विलीन हो जाती है। पंच तत्व से सृष्टि होती है और सृष्टि के अंत में तत्व में ही विलीन हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना। सर हेलो किसी का माइक ऑन है, नीरज, अपना माइक ऑफ करो। सर किसी का माइक ऑन है। हाँ, मैंने करवा दिया। सुनो, एक लाइन है लास्ट में, सृष्टि के अंत में पृथ्वी जल में, जब सृष्टि का मतलब जब नष्ट होगी या खत्म होगी, तो जो अपनी जो भूमि है, जो कहाँ पे आएगी, बाढ़ आएगी, ठीक है, वो जल में विलीन हो जाएगी, मतलब चारों तरफ जल ही जल होगा, ठीक है। जल अग्नि में, अब जल की जब समाप्ति होगी, कैसे समाप्ति होती है जल की, अग्नि में जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। फिर अग्नि जैसे जल में मिलेगी तो वायु बनती है ना एकदम से अंगारे से, तो मतलब वायु में तथा वायु, ये अपनी जो वायु है लास्ट में बचेगी, वो क्या, जो खाली स्थान उसमें विलीन हो जाएगी, तो वायु आकाश में विलीन हो जाती है। ये है जब प्रलय आएगी, जब पृथ्वी नष्ट होगी, ये उसका क्रम बता रहा है कि सृष्टि के अंत में जब सृष्टि नष्ट होगी, जो अपनी सृष्टि है ना, जब नष्ट होगी क्या होगी, पहले तो जो अपनी पृथ्वी है उस पर बाढ़ आ जाएगी, मतलब पानी आ जाएगा, तो पृथ्वी जल में, फिर जल में क्या कि अंगारे बरसेंगे या एस्टेरॉइड बरसेंगे, आग ही आग हो जाएगी। उससे क्या कि जो जल था उससे जितना भी था वो
भाप बन के उड़ेगा, वो वायु में, तथा वायु आकाश में, मतलब एक खाली स्थान में खत्म विलीन हो जाती है। पंचतत्व से सृष्टि होती है और सृष्टि के अंत में तत्व तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। इन पांचों महाभूतों से तो सृष्टि उत्पन्न हुई और ये पांचों महाभूत ऑटोमेटिकली अलग, जैसे सृष्टि उत्पन्न हुई ना, उसी क्रम में ये नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ तो सबसे लास्ट में आकाश ही बच जाएगा, खाली स्थान ही बच जाएगा, चारों तरफ और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सबसे पहले आकाश, उसके बाद में क्या आई, वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। तो पृथ्वी सबसे लास्ट में आया तो पृथ्वी सबसे पहले नष्ट होगी, मतलब जो सबसे पहले आया वो सबसे बाद में नष्ट हो रहा है। इसका मीनिंग यह था कि तत्व तत्व में ही विलीन हो जाता है। पंचतत्वीय सृष्टि होती है और सृष्टि के अंत से ही तत्व विलीन हो जाता है। अब देखो, शब्द, श्रोत्रिय, लाघवता, रोक्षता और विवेक, ये 5 आकाशमात्मक भाव है। कहने का मतलब है कि शब्द तो आप जानते हो, सुनना, श्रोतेंद्रिय द्वारा जो गुण सुना जाता है ना, शब्द जो अपन सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, वो होता है शब्द। श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय मतलब आप जानते ही हो, एक तरीके से कान में रहने वाली इंद्रिय। लाघव, जो लघु था, हल्कापन, कोई चीज़ खोखली रहती है। आकाश का मतलब खाली स्थान, खोखली। अगर किसी वस्तु में खोखलापन है, लघुता है, तो मतलब किसकी वजह से है, आकाश महाभूत की वजह से। तो शब्द, श्रोत्रिय तथा लघुता और सूक्ष्म मतलब सूक्ष्मता, खाली स्थान की वजह से सूक्ष्मता भी तो आती है, और मतलब खाली आकाश महाभूत है जो कितना सूक्ष्म दिखता ही नहीं है, तो ये सूक्ष्मता। और विवेक, विवेक में ही ये विवेक में कौन कौन सी जाती हैं, सिरा, स्नायु, अस्थि आदि का पृथक पृथक रहना। जो अपन को अलग करते हैं ना बॉडी में, सिरा अलग है, स्नायु अलग है, अस्थि, मतलब इनका जो डिफरेंशिएशन है भाई, अलग अलग की, ये सिरा है, ये स्नायु है, ये अस्थि है। इनकी जो पहचान होती है वो आकाश महाभूत की वजह से होती है। तो ये क्या है, आकाश महाभूतात्मक भाव, समझ रहे हो, आकाश महाभूतात्मक भाव है ये। शब्द जानते हो आकाश की वजह से, श्रोतेंद्रिय आकाश की वजह से, लघुता, खोखली है तो लघुता तो आएगी। ठीक है, सूक्ष्मता क्योंकि अति सूक्ष्म आकाश महाभूत। और विवेक, विवेक यानी सिरा, स्नायु, अस्थि आदि का पृथक पृथक रहना, इनको एक सूट नहीं होना। इनकी जो पहचान होती है आकाश महाभूत की वजह से होती है, क्योंकि ये सिरा है, ये स्नायु है, ये अस्थि है। कहने का मतलब है ये सब जो शरीर में पाए जाते हैं ना 5, ठीक है, शब्द, श्रोतेंद्रिय, लाघवता, सूक्ष्मता और विवेक, ये सब आकाशमात्मक भाव है। आकाशात्मक भाव मतलब जो आकाश महाभूत की वजह से भाव उत्पन्न होते हैं अपने शरीर में, ये 5 हैं। ये आपको याद रखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि आकाश महाभूत के भाव कौन कौन से अपनी जो बॉडी में उत्पन्न होते हैं। तो शब्द उत्पन्न होगा, श्रोतेंद्रिय उत्पन्न होगी, लघुता, अगर कोई व्यक्ति आकाश महाभूत की वजह से है तो लघुता ज़्यादा उत्पन्न होगी, सूक्ष्मता और विवेक, ये आकाशमात्मक भाव। क्लियर, समझ में आया बच्चों आज की क्लास? यस सर। थोड़ा डिफिकल्ट चलेगा क्योंकि चैप्टर ऐसा ही है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और कल से फिर 1 घंटे क्लास रहेगी, है ना? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके।